हुई और देखा कि जैस्मिन उसके सामने खड़ी थी। तुम कब लौटी? अथर्व ने अवचेतन रूप से पूछा। अभी अभी, जैस्मिन ने जवाब दिया। यह अजीब है, जब तुम गई थी तो तुमने रेड स्मोक फेरी ड्रेस पहन रखी थी, फिर तुमने दूसरी पोशाक क्यों पहन ली? अथर्व ने संदेह से पूछा और जैस्मिन को एक अजीब नजर से देखा। जैस्मिन ने इस समय एक छोटी चमकदार लाल डॉट वाली ड्रेस पहनी हुई थी जिसके पीछे एक बहुत बड़ा तितली का रिबन बंधा हुआ था। लड़कियां ऐसी प्राणी होती हैं जिन्हें अलग अलग कपड़े पहनना पसंद होता है और दूसरी लड़कियों के लिए कपड़े बदलना सामान्य बात थी। हालांकि जैस्मिन के मामले में यह एक बेहद दुर्लभ दृश्य था क्योंकि जैस्मिन को हमेशा से ही रेड स्मोक की फेरी ड्रेस बहुत पसंद थी। यह पहली ड्रेस थी जो अथर्व ने उसके लिए खरीदी थी। पिछले कुछ सालों में अथर्व ने जैस्मिन के लिए आकाश महाद्वीप और मायावी दानव क्षेत्र में कई ड्रेस खरीदी थी। वे प्रिंसेस ड्रेस, चांदनी ड्रेस, परी ड्रेस, फिनिक्स ड्रेस और बहुत प्रकार की ड्रेसों का विविध संग्रह थे। इसके अलावा वे सभी चमकीले लाल रंग की थी और उनमें से हर एक असाधारण रूप से भव्य थी। हालांकि 99% समय जैस्मिन ने रेड स्मोक फेरी ड्रेस पहनी थी और कभी भी पोशाक में बदलाव सिर्फ यह देखने के लिए होता था कि क्या वह किसी और पोशाक में अच्छी लग रही है। हालांकि इसे 7 साल तक पहना गया था लेकिन उसकी गहन ऊर्जा की सुरक्षा के कारण रेड स्मोक फेरी ड्रेस पर कभी भी एक भी दाग या क्षति का एक भी धब्बा नहीं लगा था। जब तक वह चाहती इसे सैकड़ों या हजारों सालों तक पहना कोई समस्या नहीं होगी। क्या तुम हमेशा यह नहीं कहते हो कि मुझे कपड़े बदलना पसंद नहीं है? हम जैस्मिन ने ठंडी सांस ली और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। ऐसा लग रहा था कि वह उससे निपटने के लिए बहुत आलसी थी। जैस्मिन ने जो लाल पोशाक पहनी हुई थी वह काफी छोटी थी और उसकी 2 पतली मोतियों जैसी पिंडलियां पूरी तरह से खुली हुई थी। उसकी सफेद त्वचा पर छोटे लाल रत्नों की एक जोड़ी बहती रोशनी के साथ चमक रही थी और अथर्व मुश्किल से अपनी नजरें हटा पा रहा था। उसने जल्दी से अपना सिर एक तरफ घुमाया और मन ही मन प्रार्थना की कि जैस्मिन ने यह नहीं देखा हो कि वह पहले कहाँ देख रहा था। उसने जल्दी से विषय बदल दिया और पूछा, जैस्मिन आपने एजोर क्लाउड महाद्वीप में क्या खोजा? मौत की पहाड़ी के तल पर क्या छिपा है? हालांकि जैस्मिन ने एक सवाल के साथ जवाब दिया, आप एजोर क्लाउड महाद्वीप पर जाने के लिए कब तैयार होंगे? अगर संभव हो तो अथर्व ने बहुत देर तक संकोच नहीं किया और जवाब दिया, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। मैं अभी वहां जाना चाहता हूँ। मुझे तो यह भी नहीं पता कि आद्रिका इस समय कैसी दिखती है, अथर्व ने धीरे से कहा। यदि उस समय की सभी बातें सचमुच भ्रम नहीं थी तो वर्तमान आद्रिका की उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए। तो फिर तुम वहां कैसे जाओगे? बेशक प्राचीन जहाज का उपयोग करके। प्राचीन जहाज? जैस्मिन ने उसकी ओर देखा, फिर इत्मीनान से कहा, क्या आप जानते हैं कि एजोर क्लाउड महाद्वीप और आकाश महाद्वीप एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? आकाश महाद्वीप और मायावी दानव क्षेत्र के बीच की दूरी लगभग 6,50,000 किलोमीटर है। जैस्मिन ने धीरे से 2 उंगलियां उठाई और आगे कहा, आकाश महाद्वीप और एजोर क्लाउड महाद्वीप के बीच की दूरी 7 गुना है। 7 गुना? अथर्व मन ही मन चौंक गया और बोला, 42 लाख किलोमीटर से ज्यादा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि आकाश महाद्वीप और मायावी दानव क्षेत्र दोनों एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में जानते थे और उनमें ऐतिहासिक दुश्मनी थी। फिर भी चाहे वह आकाश महाद्वीप हो या मायावी दानव क्षेत्र, दोनों में से कोई भी एजोर क्लाउड महाद्वीप के विस्तृत रिकॉर्ड नहीं पा सका। अगर थे भी तो बहुत कम अस्तित्व में थे और अधिकांश अस्पष्ट अफवाहें थी। वास्तव में हालांकि वे एक ही दुनिया में मौजूद थे, फिर भी वास्तव में उनके बीच लगभग 5 मिलियन किलोमीटर की दूरी थी। हालांकि महाद्वीप या जमीन का 5 मिलियन किलोमीटर का हिस्सा बहुत बड़ी दूरी थी, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचना बस समय की बात थी। हालांकि समुद्र के पार 5 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करना इंसानों के लिए सिर्फ अपनी ताकत से उस पार जाना लगभग असंभव था। जैस्मिन ने अपनी चर्चा आखिरी के सामने अपनी बाहें क्रॉस की और धीरे से कहा, प्राचीन जहाज की बची हुई ऊर्जा के साथ आकाश महाद्वीप और मायावी दानव क्षेत्र के बीच दर्जनों बार आगे पीछे यात्रा करना संभव होगा। हालांकि एजोर क्लाउड महाद्वीप में जाना केवल एक बार ही किया जा सकता है। अगर आप उससे पहले प्राचीन जहाज की ऊर्जा का अत्यधिक उपभोग करते हैं तो मुझे डर है कि एजोर क्लाउड महाद्वीप पहुंचने के बाद आपको वापस लौटने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में प्राचीन जहाज का उपयोग न करना ही सबसे अच्छा होगा, अथर्व ने धीमे स्वर में कहा। फिर उसने जैस्मिन की ओर सम्मानपूर्ण भाव से देखा और धीरे से हंसा। जैस्मिन, हे मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ। जैस्मिन ने उसे निराश नहीं किया। हालांकि अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने आगे कहा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। यह क्या है? जैस्मिन की पतली भौहें थोड़ी झुक गई। मौत की पहाड़ी के नीचे की अंधेरी दुनिया निस्संदेह उसके दिल की सबसे बड़ी चिंता थी जिसे दूर नहीं किया जा सकता था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने गंभीर स्वर में कहा, जब आप एजोर क्लाउड महाद्वीप में होते हैं तो चाहे वह जल्दी हो या बाद में, आपको कभी भी मौत की पहाड़ी के पास जाने की अनुमति नहीं होगी, भले ही आपकी ताकत वर्तमान की तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत हो जाए और आप अंततः पूरे महाद्वीप को पार करने में सक्षम हो, जिससे आप आसानी से जलंधर जैसे किसी को हरा सके। फिर भी आपको कभी भी मौत की पहाड़ी के तल की जांच करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अथर्व एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास जिज्ञासा का चरम स्तर था और वह कभी भी अज्ञात खतरों से नहीं डरता था। जैस्मिन को इस बात का गहरा एहसास था। अथर्व के विकास की गति के साथ वह दिन निश्चित रूप से आएगा जब वह इस दुनिया में अपराजय हो जाएगा। जब उसका कोई दुश्मन नहीं रह जाएगा तो जिज्ञासा और आत्मविश्वास से वह मौत की पहाड़ी के नीचे क्या है इसकी जांच करने की कोशिश करेगा। यह खुद को एक ऐसे अंधेरे नरक में भेजने जैसा होगा जहां से वह कभी वापस नहीं आएगा। वहां की अंधेरी अवशोषण शक्ति उसे कभी भी भागने की अनुमति नहीं देगी और अंधेरे की शैतानी आभाव से राख में बदल देगी। कोई भी शैतानी जानवर उसे आसानी से टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए जैस्मिन को शुरू से ही उसकी इच्छाधारी सोच को खत्म करने की जरूरत थी। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? क्या अथर्व जैस्मिन की बात मानेगा या फिर भविष्य में वो कभी मौत की पहाड़ी की जांच करेगा? सीरीज 726 खतरे का पूर्वाभास। क्यों? अथर्व ने हैरान स्वर में पूछा। उस जगह में क्या रहस्य छिपे थे? क्या वह जगह बेहद खतरनाक हो सकती है? जैस्मिन के शब्दों से निस्संदेह यह स्पष्ट हो गया था कि मौत की पहाड़ी के तल पर जो छिपा था वह कोई साधारण रहस्य नहीं था। यह सिर्फ खतरनाक होने जितना आसान नहीं है।
जैस्मिन ने सख्त आवाज में कहा, मैं आपको नहीं बता सकती कि मौत की पहाड़ी के नीचे क्या छिपा है। इसकी भयावहता आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। जैस्मिन ने अथर्व पर एक नजर डाली, फिर उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। मैं तुम्हें चंद्रवध शैतान, घोंसले के अंधेरे और मौत की पहाड़ी के रहस्य का स्रोत नहीं बता रही हूँ। यह इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती या मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए है कि जैस्मिन ने अपना सिर ऊपर उठाया और थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि यह दुनिया असीम ब्रह्मांड के अरबों ग्रहों में से सिर्फ एक सामान्य और यहाँ तक कि निम्न ग्रह है। अगर मुझे यह पता नहीं होता कि इस ग्रह पर इबिल गाहर के बीज बिखरे हुए हैं तो मैं यहाँ तक नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे इस ग्रह पर छिपे रहस्यों को उजागर किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह ग्रह न केवल उतना सरल नहीं था जितना मैंने इसे समझा था, बल्कि यह जितना मैंने कभी सोचा था उससे कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमय भी था। यह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां यह ग्रह मेरी कल्पना से पूरी तरह परे हो गया है, और कई बार तो ऐसा भी हुआ जब मेरी धारणा पूरी तरह से उलट गई। अथर्व तुरंत अपनी जगह पर जम गया। इसके अलावा जिस क्षण ये रहस्य लीक हो जाएंगे और देवताओं के क्षेत्र के निवासियों को इनके बारे में पता चलेगा तो जिस दुनिया में तुम रहते हो वह एक अनंत आपदा में डूब जाएगी। जैस्मिन ने अपनी आंखें बंद करते हुए आगे कहा, तो यह सबसे अच्छा होगा कि अगर मैं ही एकमात्र व्यक्ति रहूं जो इन चीजों के बारे में जानती हूँ। एक संक्षिप्त लेकिन भारी चुप्पी के बाद जैस्मिन ने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें ये बातें नहीं बता सकती तो यह स्वाभाविक है कि मैं कभी किसी और को भी नहीं बताऊंगी। हालांकि अथर्व का दिल अभी भी जिज्ञासा और संदेह से भरा हुआ था, लेकिन जैस्मिन के शब्दों ने, खासकर उसके द्वारा अभी भी कहे गए शब्दों ने अथर्व को इस मामले को आगे बढ़ाने से रोक दिया। उसके दिल में असंतोष और नुकसान की भावना पूरी तरह से दूर हो गई और उसने अपने सिर को भारी ढंग से हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ मैं अब से कभी भी मौत की पहाड़ी के पास नहीं जाऊंगा। भले ही मैं विशेष परिस्थितियों के कारण मौत की पहाड़ी पर पहुंच जाऊं, लेकिन मैं निश्चित रूप से यह जांचने का प्रयास नहीं करूंगा कि नीचे क्या छिपा है। यह कुछ ऐसा है जो मैंने तुमसे वादा किया है जैस्मिन, इसलिए मैं निश्चित रूप से इस वादे को कभी नहीं तोड़ूंगा। अच्छा है, जैस्मिन ने कहा और अपने दिल में राहत की सांस ली। अथर्व ने कभी भी उससे किया हुआ वादा नहीं तोड़ा था। यह खास तौर पर तब हुआ जब बात उसके लिए पाताल लोक के उदुम्बरा के फूल को लाने की आई। उसने लगभग अपना जीवन बर्बाद कर दिया था और आत्मा को चीर देने वाला ऐसा दर्द सहा था जिसे एक सामान्य व्यक्ति 100 जन्मों के बाद भी नहीं सह पाएगा। एजोर क्लाउड महाद्वीप बहुत दूर है, मुझे भी वहां जाने के लिए काफी ऊर्जा खर्च करनी होगी। इसके अलावा तुम्हारे घाव और गहन शक्ति अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और कुछ हफ्तों में अभी भी हम तुम्हारी सगाई की रस्म है। हम तुम्हारे सारे बकवास खत्म करने का इंतजार करेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें एज और क्लाउड महाद्वीप ले जाऊंगी। इससे तुम्हें उस स्थिति से बचने में मदद मिलेगी जहां तुम्हें 2 महिलाओं के इर्द गिर्द सावधानी से चलना पड़ता है और दोनों को संभालने की कोशिश में तुम अभिभूत हो जाते हो, जिससे मेरी ऊर्जा बर्बाद होती है। जैस्मिन की आवाज एक बार फिर शांत हो गई थी और अंत में वह काफी नाराज भी हो गई थी। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपने दोनों हाथ पीछे मोड़ लिए और चेहरे पर नाराजगी और चिड़चिड़ाहट का भाव लिए चली गई। अथर्व का मुंह खुला रह गया और उसके चेहरे पर एक अचंभित भाव था। जैस्मिन हमेशा एक बहुत ही गंभीर, ठंडी और घमंडी मुद्रा में रहती थी और ऐसा व्यवहार करती थी जैसे कि वह दुनिया से पूरी तरह से अलग हो। लेकिन इस समय के दौरान ऐसा लग रहा था कि उसने जितनी बार भी गुस्सा दिखाया था वह तब था जब वह उन लड़कियों के बारे में बात करती थी जो अथर्व के साथ थी। ऐसा नहीं हो सकता कि वह वास्तव में ईर्ष्यालु हो। अथर्व ने खुद से धीरे से कहा और शून्य में घूरने लगा। एक उदास और भयावह जगह जो काली छाया में लिपटी हुई थी। भारी सांसों और हाँफने की आवाजें कम होने के बाद एक तीखी गर्जना हवा में फैल गई। उस गर्जना की आवाज से उजाड़ पर्वत श्रृंखला हिल गई और अनगिनत उड़ते हुए गहन जानवर डर के मारे हवा में उछल पड़े। इस उजाड़ पर्वत श्रृंखला के बीच में धीरे धीरे आसमान में एक गहरा काला कोहरा छा गया। उस धुंध के बीच में एक मानव आकृति थी जो गहरे काले रंग की तलवार थामे खड़ी थी। फरहान बेली के शरीर के चारों ओर काली धुंध छा गई। इसके अलावा यह काली धुंध पहले से कई गुना गहरी और घनी थी। हालांकि सबसे भयानक बात उसकी आभा थी। यह इतनी काली और भयावह हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि यह पाताल की गहराई से ही आ रही है। उसके शरीर में शैतानी खून जा गया था। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति पागलपन की हद तक बढ़ गई है और उसकी गहन शक्ति विशेषता एक और भी शुद्ध अंधकार विशेषता में बदल गई है। जागृति की प्रक्रिया के दौरान उसने कई बार अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया था, लेकिन उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इसे दबा दिया था। उसके दोनों हाथों ने दिव्यपात तलवार को कसकर पकड़ रखा था जो उसी काले धुंध से घिरी हुई थी। उसकी सांसें भारी और अनियमित थी और उसकी कांपती भुजाओं से रक्त स्वतंत्र रूप से बह रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर में शैतानी रक्त जो पहले नहीं जागा था पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था। इस प्रकार उसे अपनी पागलपन भरी बढ़ती हुई अंधकार में गहन ऊर्जा को सहन करने में कठिनाई हो रही थी। उसके शरीर से जो खून बह रहा था उसका रंग गहरा लाल था। यह सामान्य मनुष्यों के ताजे खून से बिल्कुल अलग रंग था। जलंधर पहला व्यक्ति जिसे मैं मारने जा रहा हूँ वह होगे तुम। फरहान बेली के और भी अधिक मजबूत बनने के दृढ़ संकल्प के कारण यहाँ तक कि जो दर्द वह सहन